दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube मंच सामाजिक अध्ययन सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ईडी की। और ईडी की बात करना इस समय इसलिए भी लाजमी है कि पिछले कुछ सालों में ईडी का नाम बहुत तेजी से समाचार पत्रों में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हम सभी इस वीडियो के माध्यम से आज समझें कि वास्तव में ईडी क्या है। वास्तव में अगर बात करें तो ईडी नहीं एक सरकारी संस्था है। इसके साथ साथ बहुत सारी सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे आईबी हो गया, रा हो गया, एनआईए हो गया, एनसीबी हो गया, सीबीआई हो गया। ऐसी बहुत सारी भारत सरकार की संस्थाएं हैं, लेकिन ईडी ही इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हम सभी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वास्तव में ईडी क्या है, ईडी की शक्तियां क्या है, ईडी का इतिहास क्या है, ईडी किस बेस पर काम करती है, ईडी के काम करने का तरीका क्या है, केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन सी इसको शक्तियां दी गई हैं और किसके माध्यम से ईडी काम करती है, सरकार द्वारा जो बनाए गए नियम है उसके उद्देश्य क्या है, और ईडी का मुख्यालय कहाँ है, ईडी के जो वर्तमान निदेशक है वो कौन है, इसके पिछला निदेशक कौन। तो इस सारी विषयों पर हम आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन मेरे वीडियो में बने रहें, स्किप ना करें। इसलिए कि ईडी से संबंधित बहुत सारे मुद्दों पर इस वीडियो के माध्यम से, इस चार्ट के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं और ईडी के विषय में A to Z जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। सबसे पहले ये जानेंगे कि हम सभी की ईडी का इतिहास क्या है। इसलिए कि किसी चीज को जानने के लिए सबसे पहले उसके इतिहास को जानना पड़ता है। किसी व्यक्ति को जानिए, किसी समाज को जानिए या फिर किसी देश को जानिए, तो इन सबको जानने के लिए सबसे पहले ये जानना होता है कि उसका इतिहास क्या है। तो हम जानते हैं सबसे पहले ईडी का इतिहास क्या है, तभी इस पूरे ईडी को हम सभी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलते हैं इसके इतिहास को जानने के लिए। इसके इतिहास को जानने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ईडी जो है, ईडी इसको बोला जाता है डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, मतलब ये कि प्रवर्तन निदेशालय। इसको बोलते हैं, ईडी को बोलते हैं प्रवर्तन निदेशालय या डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। यह एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, मतलब ये एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, यानी कि कानून प्रवर्तन एजेंसी। इसको कानून प्रवर्तन एजेंसी बोलते हैं या आर्थिक खुफिया एजेंसी है। इसको भारत सरकार की ईडी आर्थिक खुफिया एजेंसी है। मतलब ये है कि किसके पास कितना पैसा है, इस के माध्यम से, ईडी के माध्यम से भारत सरकार जांच करवाती है, पता लगवाती है। तो ये एक तरह से आर्थिक खुफिया एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। ईडी की जो स्थापना हुई थी 1 मई 1956 को हुई थी। यह भारत में आर्थिक अपराध से लड़ने के लिए बनाई गई, यानी कि भारत में आर्थिक अपराध से लड़ने के लिए बनाई गई है और भारत में आर्थिक कानून लागू करती है। ईडी जो है भारत में आर्थिक अपराध से लड़ने के लिए बनाई गई है और ये आर्थिक कानून लागू करती है। यह एक ऐसी जांच एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े क्राइम और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करता है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। कि भाई हम सब पॉइंट दर पॉइंट इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, इसको ईडी को। तो अगले पॉइंट की बात करें, यह राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। अभी जो ईडी है ये राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन है। यह जो है राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है, लेकिन इसकी स्थापना आर्थिक मामलों के विभाग यानी कि आर्थिक कार्य विभाग या मंत्रालय के तहत एक प्रवर्तन इकाई के रूप में गठित की गई थी। इसकी जो पहली गठन हुआ था इसका 1 मई 1956 में, ये वित्त मंत्रालय के तब अधीन नहीं था, राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं था। ये जब इसका गठन हुआ था तो एक इकाई के रूप में गठित किया गया था, वो आर्थिक कार्य मंत्रालय के अंदर ही आता था। सबसे पहले जब इसकी गठन हुआ था 1956 में, तो ये ईडी जो है, ईडी यानी कि प्रवर्तन, इसका नाम ईडी नहीं था, इसका नाम प्रवर्तन इकाई के रूप में रखा गया था और ये आर्थिक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता था। लेकिन अभी ये राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। यह राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है, लेकिन इसकी स्थापना आर्थिक मामलों के विभाग, आर्थिक कार्य विभाग या मंत्रालय के तहत प्रवर्तन इकाई के रूप में गठित की गई थी। लेकिन बाद में 1957 में इसका नाम प्रवर्तन निदेशालय पड़ गया था, यानी कि 1957 में इसका जो नाम था वो आर्थिक इकाई से हटकर प्रवर्तन निदेशालय के नाम पड़ गया था। अगले पॉइंट की बात करें तो इसकी शुरुआत डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स अफेयर में 1 मई 1956 को एक यूनिट के रूप में गठित। अभी मैंने बताया कि 1 मई 1956 को जब इसकी शुरुआत हुई थी डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स अफेयर में, तो एक यूनिट के रूप में हुई थी जिसका काम फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947
यानी कि विदेशी मुद्रा मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 के तहत एक्सचेंज कंट्रोल लॉ वायलेशन यानी कि विनिमय नियंत्रण कानून का उल्लंघन को देखना था। यानी कि जब इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, तो ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 यानी कि विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 के तहत एक्सचेंज कंट्रोल लॉ वायलेशन यानी कि विनिमय नियंत्रण कानून का जो उल्लंघन करता था उसको देखना था। उसको देखने के लिए ये बनाई गई थी। लेकिन 1957 में इसको ईडी यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट अर्थात प्रवर्तन निदेशालय नाम दिया गया। अगले पॉइंट की बात करें जो भारत सरकार के वित्त विभाग के रेवेन्यू विभाग का हिस्सा। अभी मैंने बताया कि पहले ये आर्थिक मामलों के विभाग के अंदर आता था, लेकिन अभी ये भारत सरकार के अंदर जो वित्त मंत्रालय है और वित्त मंत्रालय के अंदर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसका हिस्सा है, जिसका नियंत्रण वित्त मंत्रालय करता है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के रेवेन्यू विभाग का हिस्सा है जो भारत में विदेशी एक्सचेंज, मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति रखने के मामलों की जांच करता है। अगले पॉइंट की बात करें तो 1960 में ईडी का प्रशासनिक जो नियंत्रण था, 1960 में ईडी का प्रशासनिक नियंत्रण आर्थिक कार्य मंत्रालय से राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। अभी मैंने बताया आपको कि उसकी जो पहली स्थापना हुई थी 1956 में प्रवर्तन इकाई के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में 1957 में इसको प्रवर्तन निदेशालय नाम पड़ गया। उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय नाम पड़ा तो ये इसको देखता था आर्थिक कार्य विभाग, लेकिन 1960 में इसका प्रशासनिक जो नियंत्रण था वो आर्थिक कार्य मंत्रालय से ट्रांसफर कर दिया गया था राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय में। तो 1960 से इसको राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के इसको अधीन कर दिया गया। इसलिए ईडी आज केंद्र सरकार के अधीन काम करती है और केंद्र सरकार के अधीन यानी कि वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती है। तो ये आपका एक तरह से ईडी का जो इतिहास, संक्षिप्त इतिहास मैंने बताने का प्रयास किया। अगले हम बात करें कि ईडी का कार्य क्या है, लेकिन ईडी के कार्य को जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि ईडी का उद्देश्य क्या है। मतलब सरकार द्वारा जो बनाया गया नियम कानून है उसको ईडी फॉलो करती है और फॉलो करवाती है। तो ईडी का मुख्य उद्देश्य क्या है, ईडी की शक्तियां क्या है, इसको जानने के बाद हम फिर समझ में आएगा कि ईडी का कार्य क्या है। तो हम सब समझते हैं ईडी के उद्देश्य क्या है। तो भारत सरकार ईडी का उद्देश्य यह है कि भारत सरकार के कुछ नियमों कानूनों को लागू करना। भारत सरकार का जो नियम है, जो कुछ नियम बनाए गए उन नियमों को लागू करवाना ही ईडी का जो है मुख्य उद्देश्य माना जाता है। लेकिन वो नियम कौन कौन से है ये जानते हैं। पहला जो नियम है पीएमएलए। पीएमएलए यानी कि बोला जाता है इसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसको हिंदी में बोले तो धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002। ये जो धन संशोधन निवारण अधिनियम था 1 जुलाई 2005 से लागू किया गया था। धन संशोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 ये 1 जुलाई 2005 से लागू किया गया था। दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा जो नियम है एफईओए। एफईओए मतलब ये हो गया फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक्स ऑफेंडर्स एक्ट यानी कि इसको हिंदी में बात करें तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। ये भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 है। आप समझ सकते हैं कि ये भगोड़ों के लिए बनाया गया। तो आज जो भारत से पैसे लेकर के विदेशों को भाग जा रहे थे, जैसे आप जान रहे हैं कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या जैसे लोग जो भारत से पैसे लेकर के अरबों खरबों रुपया भाग गए थे, उनके लिए, उनके जैसे लोगों के लिए बनाया गया था फ्यूजिटिव इकोनॉमिक्स ऑफेंडर्स एक्ट 2018 यानी भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 जो 1 अप्रैल 2018 से लागू किया गया था। अगले नियम की बात करें तो ये नियम है फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 यानी कि हिंदी में अगर इसकी बात करें तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 जो 1 जून 2000 से लागू किया गया। अगले नियम की बात करें तो ये है फेरा। फेरा है फॉरेन, फेरा का मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 हिंदी में अगर बात करें इसको तो विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973। ये विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 को ही बदल करके ये फेमा बनाया गया है। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 को ही बदल करके ये फेमा बनाया गया है जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 को सबसे पहले जब बनाया गया था 1956 में, तो ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के नाम से बना था। ध्यान देंगे कि ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट
1947 के नाम से बना था, यानी कि विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 सबसे पहला जो नियम बना था ईडी का, वो विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 बना था, जो बाद में ये फिर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 यानी कि विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 बना, जो कन्वर्ट होकर के फिर फेमा बना, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 बना। 1973 जो ये कानून बना हुआ था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, यही बाद में बदल करके फेमा बना दिया गया, जो 1 जून 2000 से लागू है। अगले नियम की अगर बात करें कानून की, तो ये कोफेपोसा है। कोफेपोसा मतलब ये होता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974। हिंदी में अगर इसकी बात करें इसको, तो विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम 1974 ये बनाया गया था। ये 4 नियम बनाए गए थे, 4 कानून बनाए गए थे, जिसको फॉलो करवाना ईडी का काम है। यानी कि ईडी का मुख्य उद्देश्य जो है इन नियमों को फॉलो करवाना है, इन नियमों को लागू करवाना है, जिसमें से मुख्य जो है ये पीएमएलए है और ये फेमा है। पीएमएलए और फेमा ही मुख्य रूप से है और ये भगोड़ों के लिए है। हम चलते हैं, पहले ये जानेंगे कि फेमा और पीएमएलए का उद्देश्य क्या है। फेमा और पीएमएलए के उद्देश्य कोई समझेंगे तब जानेंगे कि ईडी का उद्देश्य क्या है, फिर समझ में आएगा कि ईडी का कार्य क्या है। सबसे पहले हम चलते हैं कि फेमा क्या है, फेमा को जानते हैं, फेमा का उद्देश्य क्या है, पीएमएलए का उद्देश्य क्या है, फिर अच्छी तरह से समझ पाएगा कि ये कानून वास्तव में कैसा है। तो चलते हैं, फेमा का उद्देश्य क्या है हम जानते हैं। तो भारत में फेमा का उद्देश्य जो है भारत में विदेशी मुद्रा बाजार को बढ़ावा देना। फेमा का जो मुख्य उद्देश्य है भारत में विदेशी मुद्रा बाजार को बढ़ावा देना, ताकि भारत में विदेशी इन्वेस्टमेंट के साथ इंडस्ट्रियल विकास हो सके। भारत में विदेशी मुद्रा बाजार को बढ़ावा देना है ताकि भारत में विदेशी इन्वेस्टमेंट के साथ इंडस्ट्रियल विकास हो, या फैक्ट्रियां लगे तथा अन्य क्षेत्र में विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिल सके। अर्थात फेमा भारत में विदेशी व्यापार को बढ़ावा देता है। फेमा क्या करता है, भारत में विदेशी व्यापार को बढ़ावा देता है, यानी कि विदेशियों को यहाँ आकर के अपना व्यापार बढ़ाने का अवसर देता है फेमा। इसके साथ ही फेमा भारत के रहने वाले व्यक्तियों को, इसके साथ ही फेमा भारत के रहने वाले व्यक्तियों को भी ये छूट देता है, आजादी देता है कि वो भारत के बाहर किसी भी देश में अपनी संपत्ति को बना सके, अपना व्यवसाय कर सके। फेमा भारत के वासियों को भी ये छूट देता है कि भारत से बाहर जाकर विदेशों में जाकर अपनी संपत्ति बना सके। यह कानून भारत के निवासियों को भी यह आजादी देता है कि भारत के बाहर जाकर के अपनी प्रॉपर्टी बना सके, अपनी संपत्ति बना सके, उसको खरीद सके, उसका मालिकाना हक बना सके, तथा अपने न रहने की स्थिति में उसे जिसे चाहे उसे अपना मालिकाना हक वो दे सके। ये भी ये कानून आजादी देता है। लेकिन कोई व्यक्ति इस कानून को तोड़ता है तो ईडी उस पर कार्रवाई कर सकती है। लेकिन अगर ये आजादी तो देता है ये फेमा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो इससे संबंधित है गड़बड़ी करता है, इससे संबंधित अपराध करता है, तो ईडी उस पर कार्रवाई कर सकती है। तो फेमा का उद्देश्य। बात करें पीएमएलए का उद्देश्य। पीएमएलए का क्या उद्देश्य है, पीएमएलए के उद्देश्य को जानने के लिए जानना पड़ेगा मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है ये हम समझते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का तात्पर्य अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध धन के रूप में दिखाना है। मनी लॉन्ड्रिंग का तात्पर्य ये होता है कि अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध धन के रूप में दिखाना ही मनी लॉन्ड्रिंग होता है। अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध धन के रूप में दिखाना ही मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। अर्थात मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अवैध धन को इन कामों में खर्च किया जाता है कि जांच एजेंसी भी उन पैसों के सोर्स का पता न लगा सके। यानी कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाया जाता है और इस मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाने, दोषी व्यक्ति पर मुकदमा दायर करने तथा ब्लैक मनी को जब्त करना ही पीएमएलए का उद्देश्य है। मतलब पीएमएलए का उद्देश्य क्या है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है उस मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे का सोर्स का पता करना, उसको कहां से कमाया गया इसका पता लगाना, और कि कौन सा व्यक्ति संबंधित है, स्थान संबंधित है, प्रॉपर्टी संबंधित है, इस चीज का पता लगाना ही एक तरह से पीएमएलए का उद्देश्य। और ये काम कौन करता है, ईडी करती है। ये काम जो है ईडी करती है। तो ये आपका फेमा का और पीएमएलए का उद्देश्य होगा। अब जानते हैं कि ईडी के पावर्स क्या है, ईडी की शक्ति क्या है। पीएमएलए 2002 के तहत अपराधी के खिलाफ साक्ष्य, पीएमएलए 2002 के तहत अपराधी के खिलाफ साक्ष्य, तलाशी,
उसकी गिरफ्तारी, संपत्ति की जब्ती तथा अभियोजन कार्रवाई कर सकती है। ईडी की शक्ति क्या है? पीएमएलए 2002 के तहत अपराधी के खिलाफ साक्ष्य, उसकी तलाशी, उसकी गिरफ्तारी तथा उसकी जो संपत्ति है उसकी जब्त कर सकती है तथा उसके साथ साथ उसे न्यायालयिक कार्रवाई भी कर सकती है, अभियोजन कार्रवाई भी कर सकती है। अगला जो उसकी शक्ति मिली हुई है वो है कि धन की हेराफेरी के संदेह के मामले में ईडी संपत्ति की तलाशी, अगर उसको लगता है कि किसी व्यक्ति द्वारा धन की हेराफेरी की गई है तो उसके संपत्ति की तलाशी ले सकती है, उसकी संपत्ति को जब्त कर सकती है, जब्त करने के साथ साथ उसको कुर्की का भी आदेश दे सकती है। अगला जो उसको शक्ति मिली हुई है वो ये है, किसी स्थानीय पुलिस स्टेशन के द्वारा दर्ज किए गए 1 करोड़ से अधिक की अर्जित आय पर, किसी स्थानीय पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज किए गए 1 करोड़ से अधिक की आय अर्जित करने संबंधी आपराधिक मामलों पर ईडी कार्रवाई करती है। अगर किसी थाने के अंतर्गत अगर 1 करोड़ से अधिक का आपराधिक मामला दर्ज हुआ है, इस 1 करोड़ से अधिक आपराधिक मामले पर जो उस पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया ईडी कार्रवाई उस पर कर सकती है। ये भी शक्ति उसको मिली हुई। तो ये कुछ ईडी की शक्तियां हैं। अब जान लेते हैं ईडी के कार्य क्या है, ईडी किस पर कार्य करती है। तो ईडी के जो कार्य हैं, फेमा 1999 के उल्लंघन से संबंधित व्यक्ति, फर्म, स्थान आदि की सूचना एकत्र करना तथा उसका विकास एवं प्रसार करना है। अगला जो है पॉइंट, फेमा 2002 के तहत भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रख रखाव को बढ़ावा देना तथा विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना भी एक तरह से ईडी का काम है। मतलब ये ईडी का काम है कि ये भी है कि पीएमएलए 2002 के तहत भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रख रखाव को बढ़ावा देना तथा विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक भी बनाना होता है। अगले पॉइंट की बात करें तो ईडी पीएमएलए के तहत, ईडी जो पीएमएलए कानून है, इस पीएमएलए कानून के तहत हवाला पैसा, विदेशी विनिमय, रैकेटियरिंग का मतलब ये होता है कि बार बार लाभ कमाने के लिए कई लोगों द्वारा समन्वित प्रयास, रैकेटियरिंग बार बार लाभ कमाने के लिए कई लोगों द्वारा समन्वित प्रयास ही रैकेटियरिंग कहलाता है। मतलब पीएमएलए के तहत हवाला, विदेशी विनिमय, रैकेटियरिंग मतलब ये है कि इसको जबरन आप वसूली भी बोल सकते हैं, धोखाधड़ी भी बोल सकते हैं, धमकी भी बोल सकते हैं, अवैध तरीके से कमाए गए धन भी बोल सकते हैं रैकेटियरिंग को। तो पीएमएलए के तहत हवाला, विदेशी विनिमय, रैकेटियरिंग, निर्यात प्रक्रियाओं को पूरा न करना तथा विदेशी विनिमय का गैर प्रत्यावर्तन का उल्लंघन जैसी संदिग्ध गतिविधियों की जांच भी ईडी करती है। इसके साथ ही भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत मामलों की जांच करना। ये जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 है, इस मामले के तहत अगर कोई सूचना आ जाती है तो इसकी भी जांच करना, और इसके भी तहत जो भी सूचना आ जाती है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट 1974 के अंदर कोई मामला आता है तो इसकी जांच करना ही एक तरह से ईडी का कार्य होता है। तो ये चारों नियमों की जांच करना, चारों जो कानून बनाए गए हैं, इन कानूनों से संबंधित जो भी सूचना मिलती है उसकी ईडी जांच करती है, ये इसका कार्य होता है। दोस्तों अभी हमने बात की है ईडी के इतिहास के विषय में, ईडी के कार्य क्या होते हैं, ईडी के उद्देश्य क्या होते हैं, ईडी की शक्तियां क्या होती है। अब हम बात करने वाले हैं ईडी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जिसको जानना आवश्यक होता है, जिसमें जैसे ईडी अपने आप कोई केस दर्ज नहीं करती, ईडी अपने आप कोई केस दर्ज नहीं करती, पहले पुलिस या सीबीआई जैसी एजेंसी को केस दर्ज करना होता है। फिर ईडी ईसीआईआर का मतलब ये होता है इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करती है, जो एक पुलिस एफआईआर जैसी होती है। मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के खिलाफ है, अगर फेमा या फेरा के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज करना चाहे तो वो डायरेक्ट ईडी उस रिपोर्ट को दर्ज नहीं करती है, उस केस को पहले पुलिस या सीबीआई जैसी संस्थाओं के पास दर्ज करना पड़ता है। फिर वो केस जो होता है ईसीआईआर के रूप में दर्ज होता है ईडी के पास, फिर ईडी उस पर जांच करती है रिपोर्ट दर्ज करके, तब जाकर के ये केस चालू होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के खिलाफ ईडी में डायरेक्ट जो है
एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता। पहले वो केस क्या होता है, पुलिस या सीबीआई जैसी संस्था में दर्ज करनी पड़ती है उसके खिलाफ एफआईआर। उसके बाद वो केस जो होता है ईडी के पास ट्रांसफर होता है, और ईडी के पास जब वो ट्रांसफर होता है तो उसको बोलते हैं ईसीआईआर। ईडी अपने किसी केस के मामले में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भी मदद ले भी सकती है और मदद दे भी सकती है। ईडी जो है, अगर कोई केस चल रहा है, उस केस से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भी मदद लग सकती है, उसको दे भी सकती है। उसमें जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कुछ संस्थाएं हैं उसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर भारत में कोई मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का, तो भारत में अगर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला है तो भारत की एक संस्था है एफएटीएफ। एफएटीएफ मतलब ये होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल। भारत में अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है तो एफएटीएफ की मदद ले सकती है। और अगर एशियन देशों में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला है तो एक ग्रुप है एपीजी ग्रुप बोलते हैं, यानी एशियन पैसिफिक ग्रुप, एशिया प्रशांत ग्रुप, इसकी मदद ले सकती है। एशिया में मतलब एशिया देशों में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला है तो एपीजी ग्रुप की मदद ले सकती है। और यूरोपीय देशों में अगर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के फाइनेंस पर अगर कोई मामला है तो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के फाइनेंस पर अगर कोई केस है तो वो एईजी ग्रुप की मदद ले सकती है। एईजी ग्रुप का मतलब होता है यूरोपियन ग्रुप। तो ये कुछ संस्थाएं हैं जिसके माध्यम से ईडी जो है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जो जहां से संबंधित है उसके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकती है। ये वो संस्थाएं हैं जो ईडी की मदद कर सकती है देश और विदेश में। अगले पॉइंट की बात करें, पीएमएलए के सेक्शन 4 में, पीएमएलए जो हमने ये बताया, पीएमएलए जो कानून है ईडी का भारत सरकार का, तो पीएमएलए के सेक्शन 4 के तहत एक कानून है पीएमएलए का सेक्शन 4 के तहत किसी भी दंडनीय अपराध की सुनवाई के लिए भारत सरकार ने एक से अधिक सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट में बदल रखा है। पीएमएलए के सेक्शन 4 के तहत अगर कोई सुनवाई होती है तो भारत सरकार ने कई सेशन कोर्ट बनाया है, सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट में कन्वर्ट कर रखा है, और उस स्पेशल कोर्ट को जो कन्वर्ट कर रखा है तो उसको पीएमएलए कोर्ट भी बोलते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो पीएमएलए कोर्ट के किसी भी ऑर्डर के खिलाफ आरोपित व्यक्ति डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। मतलब पीएमएलए कोर्ट जो किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध साबित करके उसको दंड दे चुकी है, तो वो व्यक्ति अगर चाहे तो किसी भी हाई कोर्ट में जाकर के डायरेक्ट अपील कर सकता है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकता है। तो तमाम ऑप्शन खुले रहते हैं उसके लिए। ये चारों कानून, जैसे ये पीएमएलए है, एफईओए है, फेमा है और कोफेपोसा है, ये चारों कानून जो है संपूर्ण भारत में लागू होता है। इसलिए ईडी जब चाहे तब किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। मतलब ये चारों कानून संपूर्ण भारत में है, भारत के संपूर्ण व्यक्तियों पर भी लागू है, और ईडी जब चाहे तब अगर मामला उसके संज्ञान में उस व्यक्ति के खिलाफ आता है तो उसके ऊपर वो कार्रवाई कर सकती है। अगले पॉइंट की बात करें तो फेमा के केस सिविल लॉ होते हैं जो सिविल कोर्ट में लड़े जाते हैं, और पीएमएलए के जो केस होते हैं वो क्रिमिनल लॉ होते हैं जो क्रिमिनल कोर्ट में लड़े जाते हैं। ये सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ क्या होता है इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा, और जा करके मेरे वीडियो को उसको देख सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो ईडी के पास दिल्ली सहित सभी रीजनल ऑफिसों में, ईडी का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली है, और दिल्ली के बाद और भी रीजनल ऑफिस है, जैसे 5 रीजनल ऑफिस है, मैं आगे भी बता रहा हूं। तो ईडी के पास सभी रीजनल ऑफिसों में फॉरेंसिक लैब है जो मैटर की जांच करती है, संदिग्ध व्यक्तियों जगहों की खोज करती है, मनी लॉन्ड्रिंग से खरीदी गई संपत्ति को जब्त करती है, तथा उस केस से संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर सकती है। ये हो गए कुछ पॉइंट जो ईडी से संबंधित है। अब हम समझते हैं कि ईडी का मुख्यालय, ईडी के रीजनल ऑफिस, ईडी के सब जोनल ऑफिस कितने होते हैं उसको हम सभी जानते हैं। तो ईडी का जो मुख्यालय है वो दिल्ली है, और ईडी के 5 रीजनल ऑफिस है। उस 5 रीजनल ऑफिस जो ईडी के हैं वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़ और चेन्नई है। 5 जो रीजनल ऑफिस हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़ और चेन्नई है। इसके जो हेड होते हैं वो स्पेशल डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट होते हैं। और ईडी का जो जोनल ऑफिस है, ईडी का 10 जोनल ऑफिस है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, कोच्चि, अहमदाबाद, बेंगलोर, हैदराबाद और लखनऊ। दिल्ली के जो 10 जोनल ऑफिस है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, कोच्चि, अहमदाबाद, बेंगलोर, हैदराबाद और लखनऊ। इसके जो हेड होते हैं डिप्टी डायरेक्टर होते हैं। डिप्टी डायरेक्टर यानी कि
निदेशक होते हैं, इसके जो हेड होते हैं। और बात करें अगर इसके सब जोनल ऑफिस की, तो सब जोनल ऑफिस की संख्या इसके 11 है। वाराणसी, पटना, भुवनेश्वर, मदुरै, जयपुर, श्रीनगर, नागपुर, जालंधर, इंदौर, कालीकट और गुवाहाटी। जो सब जोनल है, सब जोनल की संख्या 11 है। वाराणसी, पटना, भुवनेश्वर, मदुरै, जयपुर, श्रीनगर, नागपुर, जालंधर, इंदौर, कालीकट और गुवाहाटी है। और इसके जो हेड है असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, मतलब सहायक निदेशक इसके हेड होते हैं। बात करें कि ईडी में किस किस विभाग के लोग शामिल होते हैं, तो ये माना जाता है कि ईडी में जो है कस्टम विभाग के लोग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग शामिल होते हैं इस विभाग में, ईडी विभाग में। अगर बात करें इसमें किस रैंक के अधिकारी होते हैं, तो आप जानते हैं कि इस विभाग में जो ईडी है, इस विभाग में आईएएस होता है, आईपीएस होता है और आईआरएस होता है। बात करें कि अगर वर्तमान में इसके निदेशक कौन है, मतलब डायरेक्टर कौन है इसके, तो वर्तमान में ईडी के डायरेक्टर राहुल नवीन है। और राहुल नवीन के विषय में कहा जाता है कि ये 1993 बैच के आईआरएस ऑफिसर हैं। 1993 बैच के आईआरएस ऑफिसर हैं जो बिहार मूल के हैं। ये जो बिहार मूल के आईआरएस ऑफिसर है राहुल नवीन, ये अभी अस्थाई नहीं है, अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं। और अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं इसलिए ये सब डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है। और ये तब तक इस पद पर बने रहेंगे जब तक इनकी अस्थायी नियुक्ति नहीं हो जाती है। अस्थायी नियुक्ति होने के बाद वो डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट हो जाते हैं। इसके पहले ईडी के जो निदेशक थे ये संजय कुमार मिश्रा थे। और संजय कुमार मिश्रा 1984 बैच के आईआरएस अधिकारी थे। संजय कुमार मिश्रा 1984 बैच के आईआरएस अधिकारी थे। संजय कुमार मिश्रा की जो नियुक्ति हुई थी ये नवंबर 2018 में इनकी नियुक्ति हुई थी। और नवंबर 2018 से नवंबर 2020 तक यानी कि 2 साल की इनकी नियुक्ति हुई थी। और चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, ईडी और सीबीआई के निदेशकों की नियुक्ति 2 साल के लिए होती है। और 2 साल के बाद सरकार चाहे तो इसको कुछ साल भर के लिए बढ़ा सकती है। लेकिन इनकी जो नियुक्ति हुई थी ईडी के जो जब ये निदेशक थे संजय कुमार मिश्रा, तो संजय कुमार मिश्रा की जो नियुक्ति हुई थी नवंबर 2018 में इनकी नियुक्ति हुई थी और नवंबर 2020 तक के लिए इनकी नियुक्ति हुई थी। उसके बाद इनको सरकार ने, मतलब वर्तमान केंद्र सरकार ने इनकी नियुक्ति बढ़ा दी थी। और बढ़ाने के बाद इनकी नियुक्ति नवंबर 2020 से नवंबर 2022 तक कर दी थी दूसरी बार बढ़ाने के बाद। और दूसरी बार बढ़ाने के बाद 2022 की, और तीसरी बार बढ़ाने के बाद इनकी नियुक्ति जो है 18 नवंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दी गई थी। तीसरी बार 18 नवंबर 2023 के लिए इनकी तीसरी बार नियुक्ति बढ़ाई गई। और 18 नवंबर 23 बढ़ाने के बाद इन पर विपक्ष ने आरोप लगाया। उसके बाद इस केंद्र सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई कि इनका जो नियुक्ति हुआ है तीसरी बार ईडी के निदेशक के पद पर वो अवैध है। और इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस नियुक्ति को अवैध करार दिया और बोले कि ये नियुक्ति आपकी जो हुई है ये अवैध है और आप 31 जुलाई 2023 तक बने रह सकते हैं। मतलब 31 जुलाई 2023 तक बने रह सकते हैं। लेकिन इनकी नियुक्ति हुई थी 18 नवंबर 2023 तक के लिए। तीसरी बार जो नियुक्ति हुई थी 18 नवंबर 2023 तक के लिए हुई थी। लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने बोला कि आपकी नियुक्ति जो 31 जुलाई 2023 तक रह सकती है, उसके बाद अपने पद से आप हट जाएंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने के आग्रह पर केंद्र सरकार ने आग्रह किया और आग्रह करने के बाद उनको बोली कि आप 15 अक्टूबर 2023 तक इस पद पर बने रहने दें। 15 अक्टूबर 2023 तक इस पद पर बने रहने दिया जाए, ये केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया। तो इस आग्रह को स्वीकार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इनको कहा कि 15 अक्टूबर 2023 तक तो नहीं, लेकिन 15 सितंबर 2023 तक इस पद को आप छोड़ दें। 15 सितंबर 2023 को आप इस पद को छोड़ दें। उसके बाद नए ईडी प्रमुख की नियुक्ति हुई। तो 15 सितंबर 2023 को ये साहब आप जो देख रहे हैं संजय कुमार मिश्रा है, और 15 सितंबर 2023 को साहब इस पद को छोड़ दिए। और नए जो ईडी के प्रमुख हैं ये राहुल नवीन है जो बिहार मूल के हैं और आईआरएस ऑफिसर है। अभी पिछले कुछ महीने पहले भारत के संसद में एक कानून पारित हुआ है ईडी के निदेशक और सीबीआई के निदेशक के संदर्भ में, जिसकी नियुक्ति 2 साल के लिए होती है। और ये एक कानून जो पारित हुआ है, इस कानून में ये बताया गया है कि ईडी और सीबीआई के जो निदेशक होते हैं इनके निदेशकों की नियुक्ति 5 साल के लिए होगी। मतलब ये कि 2 साल के लिए नियुक्ति होती है और सरकार चाहे तो इनके सेवा का विस्तार दे सकती है। और सेवा का जो विस्तार देगी वो
एक एक साल के लिए होगा। मतलब 2 साल बीतने के बाद अगर इनको चाहे बढ़ाना तो 1 साल सेवा का विस्तार दे सकती है। फिर वो 1 साल खत्म होगा तो फिर अगले साल उसको 1 साल सेवा का विस्तार दे सकती है। फिर उसको खत्म होने के बाद तीसरे साल भी सेवा का विस्तार दे सकती है। ऐसे साल साल भर करते एक एक वर्ष के लिए 3 बार अगर सरकार चाहे, केंद्र सरकार चाहे तो सीबीआई और ईडी निदेशकों की एक एक साल के लिए सेवा विस्तार दे सकती है, 3 बार दे सकती है। मतलब उनका जो कार्यकाल होगा 5 साल के लिए। अब चाहे सरकार तो ईडी और सीबीआई के निदेशकों का कार्यकाल 5 साल के लिए हो सकता है। मतलब 2 साल के लिए पहली नियुक्ति होगी और तीसरे साल 1 साल के लिए होगी, चौथे साल 1 साल के लिए, 5वें साल 1 साल के लिए होगी। मतलब जो तीसरे साल से नियुक्ति होगी वो एक एक साल सरकार चाहे तो बढ़ा करके उसको 5 साल के लिए ईडी और सीबीआई के निदेशकों की नियुक्ति हो सकती है। और इस पर महामहिम राष्ट्रपति की मुहर भी लग चुकी है। तो ये हमने पूरा प्रयास किया आपको ईडी के विषय में बताने के लिए। ईडी क्या है, ईडी का इतिहास क्या है, ईडी की शक्ति क्या है और ईडी के कार्य क्या है, ईडी के उद्देश्य क्या है, ईडी के बनाने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है, ईडी के जो कानून है फेमा और पीएमएलए उसका उद्देश्य क्या है। ये सारी चीज हमने बताने का पूरा प्रयास किया इस चार्ट के माध्यम से। मुझे लगता है कि ईडी से संबंधित पूरे प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है, कवर करने की कोशिश की है इस चार्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। लेकिन इसके पहले ये बता दें कि अगला जो वीडियो होगा वो अगला वीडियो ईडी जो पैसे छापे मार करके, बहुत सारे जो अमीर लोग हैं उनके पास छापे मार करके जो पैसे पकड़ती है, जो प्रॉपर्टी जब्त करती है, उसका क्या करती है ईडी, उस पैसे का, उस प्रॉपर्टी का को क्या करती है, इस पर मेरा अगले वीडियो रहेगा और उस वीडियो को जरूर देखेंगे आप। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद आल का बटन प्रेस अवश्य कर लें। मेरे चैनल को अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।